नमस्कार साथियों, आज हम हायर एजुकेशन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट जी सेट पेपर 1 में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम सारे प्रश्नों को विस्तार से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्न: विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? ए. पाठ्यक्रम निर्माण, बी. शैक्षणिक नीति निर्धारण, सी. प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय, डी. नैक मूल्यांकन। उत्तर सी. प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय। कार्यकारी परिषद क्या होती है? विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद सबसे उच्च कार्यकारी निकाय होती है। यह विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और क्रियान्वयन से जुड़ी हुए सारे निर्णय लेती है। सरल शब्दों में कहे तो कार्यकारी परिषद जो निर्णय लागू करने होते हैं वे करती है। उनके मुख्य कार्य क्या क्या है? प्रशासनिक कार्य रहता है उनका, शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है, विश्वविद्यालयों के नियमों को बनाना होता है, विभिन्न समितियों के निर्णयों को लागू करना होता है, साथ में बजट को स्वीकृति देना, धनराशि के उपयोग पर निर्णय लेना, ये सारे के सारे उनके मुख्य कार्य हैं। इसमें ये वाला विकल्प है पाठ्यक्रम निर्माण। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य शैक्षणिक परिषद का होता है। दूसरा भी शैक्षणिक निर्धारण, ये भी सही नहीं है क्योंकि शैक्षणिक नीतियाँ भी मुख्य रूप से एकेडमिक काउंसिल करती है। और डी. नैक मूल्यांकन, ये बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर उत्तर सी सही रहेगा। दूसरा है एनईपी 2020 में स्वायत्तता की परख पर जोर क्यों दिया गया है? ए. सरकारी नियंत्रण बढ़ाने हेतु, बी. गुणवत्ता सुधार और नवाचार के लिए, सी. फीस बढ़ाने हेतु, डी. प्रवेश सीमित करने हेतु। उत्तर बी. गुणवत्ता सुधार और नवाचार के लिए। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देता है। एनईपी 2020 मानती है कि अत्यधिक नियंत्रण से गुणवत्ता, रचनात्मकता और नवाचार प्रभावित होते हैं। एनईपी 2020 स्वायत्तता पर जोर देता है। उनका कहना है कि गुणवत्ता सुधार जो संस्थान अपने पाठ्यक्रम स्थानीय व वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार बना सकते हैं, नवीन शैक्षणिक पद्धति को अपनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, जैसे कि शोध, स्टार्टअप, इंडस्ट्री, ये सब में स्वतंत्र निर्णय लेना एनईपी की पहल है। फैकल्टी को नई पहल करने की आज़ादी देता है, साथ में जवाबदेही बनाता है और स्वतंत्रता भी देता है। एनईपी 2020 कहती है कि स्वतंत्रता होगी, लेकिन गुणवत्ता मापदंडों की निगरानी में होगी। पहला विकल्प है सरकारी नियंत्रण बढ़ाने हेतु। यह सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नियंत्रण बढ़ाने की बात नहीं है। एनईपी 2020 का उद्देश्य है कम नियंत्रण या अधिक स्वायत्तता, ये बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यह विकल्प गलत है। सी. फीस बढ़ाने हेतु। एनईपी 2020 में शिक्षा को समावेशी बनाना चाहती है, फीस बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं रहता है। डी सही नहीं होगा क्योंकि प्रवेश सीमित करने हेतु एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि जीईआर बढ़ाना, मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ना, नहीं कि सीमित करना। इसीलिए यह विकल्प भी सही नहीं रहेगा। प्रश्न:
कैटेगरी 2 ऑटोनमस यूनिवर्सिटी का आशय क्या है? ए नेक ग्रेड कम होना, बी सीमित स्वायत्तता, सी पूर्ण स्वायत्तता, डी बिना यूजीसी मान्यता। उत्तर बी सीमित स्वायत्तता। यहाँ पर इस प्रश्न में उत्तर है बी सीमित स्वायत्तता। जैसे कि कैटेगरी 2 ऑटोनमस यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालयों की उन्नति, उनकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर स्वायत्तता देने के लिए कहा जाता है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की व्यवस्था की जाती है। कैटेगरी 2 ऑटोनमस यूनिवर्सिटी का अर्थ है कि ऐसे विश्वविद्यालय जिन्हें आंशिक या तो सीमित लिमिटेड स्वायत्तता दी जाती है। इन विश्वविद्यालयों को कुछ मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति होती है, लेकिन पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। कैटेगरी 2 में सीमित स्वायत्तता क्यों होती है? क्योंकि इनका नेक स्कोर, शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा तो होता है, लेकिन कैटेगरी 1 जितना उत्कृष्ट नहीं होता है, इसलिए इन्हें कैटेगरी 2 में शामिल किया जाता है। कुछ अकादमिक, कुछ प्रशासनिक और कुछ वित्तीय मामलों में उन्हें यूजीसी सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। पहला विकल्प है नेक ग्रेड कम होना। ये सही नहीं है, क्योंकि कैटेगरी 2 का अर्थ ये नहीं है कि नेक ग्रेड बहुत कम है, बस इतना है कि टॉप परफॉर्मेंस में नहीं आते हैं और कैटेगरी 1 में नहीं आते हैं। सी भी गलत है, क्योंकि पूर्ण स्वायत्तता नहीं है, थोड़ी स्वायत्तता है। कैटेगरी 2 का ये अधिकार नहीं होता है कि उसको पूर्ण स्वायत्तता मिले। और डी भी गलत है, क्योंकि बिना यूजीसी मान्यता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमेशा यूजीसी मान्यता प्राप्त होती है। बिना यूजीसी मान्यता कोई भी विश्वविद्यालय ऑटोनमस नहीं हो सकता। इतना याद रखना है कि कैटेगरी 1 मतलब पूर्ण फुल ऑटोनॉमी, कैटेगरी 2 मतलब सीमित लिमिटेड ऑटोनॉमी। 1 में पूरी आज़ादी होती है और 2 में कुछ सीमाएं होती है, इसीलिए यहाँ पर बी विकल्प सही है। भारत में विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? ए नेक, बी AICTE, सी यूजीसी, डी NTA। उत्तर सी यूजीसी। यहाँ पर सही उत्तर यूजीसी है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा की एक केंद्रीय वैज्ञानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई है। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालयों के विकास को बढ़ावा देना, गुणवत्ता बनाए रखना और उन्हें वित्तीय सहायता मतलब ग्रांट प्रदान करना। यूजीसी विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों को ये अनुदान देता है। भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शोध आदि के लिए भी यह अनुदान देता है। शोध अनुदान, रिसर्च ग्रांट भी यूजीसी देता है। साथ में विकास की योजनाएं भी बनाता है, इसके लिए भी ग्रांट देता है। नई शिक्षा नीति जैसे कि NEP से जुड़ी योजनाएं, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आदि सब में यूजीसी शामिल है और उसको वित्तीय सहायता देता है। ए नेक का कार्य यह है कि विश्वविद्यालयों का गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन करना। यह वित्तीय या तो ग्रांट नहीं देता है। बी AICTE तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र है।
यह कॉलेज संस्थानों को नियमन और मान्यता देता है। सभी विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता नहीं देता है, इसीलिए यह विकल्प भी गलत है। डी, एनटीए। एनटीए का कार्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना होता है, जैसे कि यूजीसी नेट, जी आदि। वह ग्रांट नहीं देता है। इस प्रकार नेक क्वालिटी चेकिंग करता है, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन है, एनटीए एग्जाम लेता है, यूजीसी ग्रांट देता है, डेवलपमेंट करता है। प्रश्न, आईडीपी संस्थागत विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ए, परीक्षा संचालन, बी, दीर्घकालीन विकास की योजना बनाना, सी, छात्र प्रवेश नियंत्रित करना, डी, शैक्षिक मूल्यांकन। उत्तर बी, दीर्घकालीन विकास की योजना बनाना। यहाँ पर उत्तर बी सही है। आईडीपी संस्थागत विकास योजना एक रणनीतिक दस्तावेज होता है जिसमें कोई शैक्षणिक संस्था जैसे कि अपने भविष्य के लक्ष्य, प्राथमिकताएं, संसाधन नियोजन, गुणवत्ता सुधार की दिशा को लंबी अवधि के लिए एक तय करता है। ये केवल वर्तमान समस्याओं के लिए नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी के लिए भी बनाया जाता है। इसका आईडीपी का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन विकास करना, जैसे कि आईडीपी के माध्यम से संस्था 5 से 10 वर्षों का विकास रोड मैप बनाती है, अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय विकास को जोड़ती है, एनईपी 2020 के लक्ष्यों से स्वयं को संरेखित करती है, गुणवत्ता और स्थिरता भी प्रदान करती है, नवाचार और विस्तार की योजना बनाती है, संसाधनों को बेहतर उपयोग कैसे करें ये देखती है, संस्थागत गुणवत्ता सुधार भी करती है। ए, परीक्षा संचालन सही क्यों नहीं है? क्योंकि एक दैनिक वार्षिक प्रशासनिक कार्य है परीक्षा संचालन, इसका आईडीपी से कोई सीधा संबंध नहीं है। सी, छात्र प्रवेश नियंत्रित करना, ये भी सही नहीं है क्योंकि प्रवेश सीमित करने की योजना नहीं बनाता बल्कि क्षमता निर्माण और विस्तार की योजना बनाता है। डी, शिक्षक मूल्यांकन, शिक्षक मूल्यांकन से जुड़ा विषय आईडीपी का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न, नेक मूल्यांकन में पाठ्यचर्या संबंधी पहलू का संबंध किससे है? ए, वित्तीय प्रबंधन, बी, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और लचीलापन, सी, छात्र अनुशासन, डी, भवन सुविधा। उत्तर बी, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और लचीलापन। यहाँ पर उत्तर बी, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और लचीलापन सही है क्योंकि इसमें पाठ्यचर्या संबंधी पहलू शामिल होते हैं, इनके साथ उनका सीधा संबंध होता है। पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, पाठ्यक्रम का डिजाइन और विकास, लचीलापन, समाज, उद्योग और रोजगार से संबंधित कार्य, ये सब उनके साथ जुड़ा हुआ पहलू है। पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, फैकल्टी मोबिलिटी प्रोग्राम, शिक्षक गतिशीलता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए, शिक्षक स्थानांतरण, बी, संस्थानों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान, सी, वेतन वृद्धि, डी, परीक्षा सुधार। उत्तर बी, संस्थानों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान। फैकल्टी मोबिलिटी प्रोग्राम एफएमपी एक ऐसी पहल है जिसमें शिक्षक अस्थायी रूप से एक संस्था से दूसरी संस्था में शिक्षण, शोध और अकादमिक अनुभव साझा करने के लिए जाते हैं। इनका उद्देश्य शैक्षणिक आदान प्रदान करना, गुणवत्ता सुधार, क्षमता निर्माण, संस्थानों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान करना होता है।
प्रश्न, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF परिणाम केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? पाठ्यक्रम सामग्री, बी शिक्षण समय, सी अपेक्षित अधिगम परिणाम, डी परीक्षा पैटर्न। सी अपेक्षित अधिगम परिणाम। अपेक्षित अधिगम परिणाम। LOCF क्या है? LOCF एक ऐसा पाठ्यचर्या का ढांचा है जिसमें शिक्षा की योजना क्या बढ़ाया जाएगा, से अधिक छात्र क्या सीख पाएंगे, इस पर आधारित होती है। यानी कि पूरा पाठ्यक्रम परिणाम केंद्रित होता है। LOCF का मुख्य आधार यह है कि पाठ्यक्रम समाप्त होने पर छात्र में कौन कौन से ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियां विकसित होगी। इन्हीं अपेक्षित अधिगम परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण पद्धतियां, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि सब तैयार किया जाता है। इसलिए LOCF का मुख्य आधार ये है लर्निंग आउटकम बेस्ड कार्यक्रम। भारत में हायर एजुकेशन में डिजिटल यूनिवर्सिटी की अवधारणा किस नीति से जुड़ी हुई है? ए RTE 2009, बी NPE 1986, सी NEP 2020, डी NCF 2005। उत्तर सी NEP 2020। डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या है? डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। देश भर के विद्यार्थियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से कार्यरत विद्यार्थियों, दूरस्थ वंचित क्षेत्रों के छात्रों को ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए उपयोगी होता है। डिजिटल यूनिवर्सिटी किस नीति से जुड़ी हुई है? NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार स्पष्ट रूप से डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात कही गई है। डिजिटल, ऑनलाइन और ओपन लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। NEP 2020 का उद्देश्य है तकनीक आधारित शिक्षा, लचीली और बहुप्रवेश बहुनिकाय व्यवस्था GER बढ़ाना, ये सब NEP की एक पहल है। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट हस्तांतरण का लाभ क्या है? फीस कम होना, बी वैश्विक छात्र गतिशीलता, सी पाठ्यक्रम सीमित करना, डी परीक्षा समाप्त करना। उत्तर बी वैश्विक छात्र गतिशीलता। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट हस्तांतरण यह व्यवस्था है कि एक छात्र द्वारा किसी विदेशी विश्वविद्यालय में अर्जित किए गए क्रेडिट्स को उसके मूल देश या तो अपनी संस्थान में मान्यता प्राप्त करना। इससे छात्र को पढ़ाई दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके लाभ: वैश्विक छात्र गतिशीलता मतलब ग्लोबल स्टूडेंट मोबिलिटी होती है। छात्र एक देश से दूसरे देश में बिना अकादमिक नुकसान किए अध्ययन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे कि बहुसांस्कृतिक शैक्षणिक वातावरण का लाभ ले सकते हैं, वैश्विक दृष्टिकोण और कौशल विकास बढ़ा सकते हैं, उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर जोड़ना NEP 2020 का लक्ष्य रहा है। प्रश्न, विश्वविद्यालय में फाइनेंस कमेटी का कार्य क्या है? ए पाठ्यक्रम निर्माण, बी वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा, सी शिक्षक नियुक्ति, डी छात्र मूल्यांकन। उत्तर बी वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा। फाइनेंस कमेटी वित्त समिति विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण वैधानिक परामर्शात्मक समिति होती है जो विशेष रूप से
धन से जुड़े हुए प्रस्ताव, बजट, आय, व्यय, वित्तीय योजनाओं की जांच पड़ताल और समीक्षा करती है। यह समिति सीधे अकादमिक मामलों में नहीं जाती, बल्कि वित्तीय निर्णयों का आधार तैयार करती है। उनका मुख्य कार्य फाइनेंस कमेटी बनाना, विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए वित्तीय प्रस्तावों की जांच करना, बजट, अनुदान, व्यय योजनाओं पर सिफारिश देना, वित्तीय सलाह प्रदान करना, ये सब उनका कार्य करता है। वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा भी करती है। हायर एजुकेशन में समावेशिता का आशय क्या है? ए, केवल मेरिट, बी, सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन, सी, निजीकरण, बी, फीस वृद्धि, बी, सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन। समावेशिता का अर्थ है उच्च शिक्षा को हर वर्ग, हर पृष्ठभूमि और हर क्षमता के विद्यार्थियों के लिए सुलभ और समान अवसरों वाला बनाना। इसमें विशेष रूप से शामिल है सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जैसे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे AWS, ग्रामीण, दूरस्थ क्षेत्र के छात्र, दिव्यांग जैसे PWD विद्यार्थी, पहली पीढ़ी के विद्यार्थी, ये सारे इसमें शामिल है। हायर एजुकेशन में समावेशिता क्यों जरूरी है? क्योंकि सामाजिक समावेशन, शिक्षा में समान अवसर मिले, सामाजिक असमानताओं को कम करे, प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ाए, आर्थिक समावेशन करे, छात्रवृत्ति, ऋण सहायता करे, डिजिटल एक्सेस जैसे कि ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, फीस सहायता और समर्थन तंत्र, ये सब समावेशिता का आशय है। सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन भी करता है। एकेडमिक ऑडिट, शैक्षणिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ए, वित्तीय जांच, बी, शिक्षण अधिगम गुणवत्ता का मूल्यांकन, सी, छात्र उपस्थिति, डी, परीक्षा संचालन। उत्तर बी, शिक्षण अधिगम गुणवत्ता का मूल्यांकन। एकेडमिक ऑडिट एक व्यवस्थित और नियोजित समीक्षा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्था में शिक्षण, अधिगम, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन, शैक्षणिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य गलती पकड़ना नहीं है, बल्कि गुणवत्ता सुधार करना है। शिक्षण अधिगम गुणवत्ता का मूल्यांकन करना। एकेडमिक ऑडिट यह देखता है कि क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त हो रहे हैं, शिक्षण पद्धतियाँ कितनी प्रभावी है, मूल्यांकन प्रणाली कितनी उपयुक्त है, फैकल्टी का अकादमिक योगदान कैसा है। इसके आधार पर वह सुधारात्मक सुझाव देता है। इसीलिए एकेडमिक ऑडिट का मुख्य उद्देश्य टीचिंग लर्निंग क्वालिटी का मूल्यांकन करना है। OER मुक्त शैक्षिक संसाधन का उद्देश्य क्या है? ए, कॉपीराइट बढ़ाना, बी, मुफ्त और सुलभ शिक्षण सामग्री, सी, परीक्षा कठिन बनाना, डी, निजीकरण, बी, मुक्त और सुलभ शिक्षण सामग्री। OER मुक्त शैक्षिक संसाधन वे शिक्षण सामग्री होती है जो मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होती है, खुले लाइसेंस के अंतर्गत आती है, जिन्हें कोई भी उपयोग कर सकता है, पुनः उपयोग कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, पुनर्वितरित कर सकता है। उदाहरण जैसे कि ओपन टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन लेक्चर नोट्स, मूक आदि। उसका उद्देश्य है मुफ्त और सुलभ शिक्षण सामग्री प्रदान करना, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, आर्थिक बाधाओं को कम करना, डिजिटल माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना,
यह एनईपी 2020 के लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है। एनईपी 2020 में स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन का अर्थ क्या है? ए. शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बी. परीक्षा केंद्रित शिक्षा, सी. विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि आधारित शिक्षा, डी. केवल ऑनलाइन शिक्षा। सी. विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि आधारित शिक्षा। एनईपी 2020 में स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी होता है, न कि केवल शिक्षक, पाठ्यक्रम या परीक्षा। यह दृष्टिकोण मानता है कि हर विद्यार्थी अलग होता है, उसकी रुचियाँ, क्षमताएं और सीखने की गति अलग अलग होती है। एनईपी 2020 में स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन के प्रमुख तत्व है विद्यार्थी की आवश्यकता आधारित शिक्षा, व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को समझना, रुचि आधारित और लचीला पाठ्यक्रम, सक्रिय अधिगम, विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि आधारित शिक्षा प्रदान करना। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में लाइट बट टाइट रेगुलेशन का अर्थ है ए. कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण, बी. न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ प्रभावी नियमन, सी. कोई नियमन नहीं, डी. केवल वित्तीय नियंत्रण, बी. न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ प्रभावी नियमन। लाइट बट टाइट रेगुलेशन का आशय है नियमन कम हो, लाइट हो, लेकिन प्रभावी, पारदर्शी और सख्त मानकों वाला टाइट हो, अर्थात संस्थानों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं, लेकिन गुणवत्ता, नैतिकता और जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं। एनईपी 2020 में यह अवधारणा क्यों लाई गई? क्योंकि अत्यधिक नियंत्रण की समस्या जैसे कि ओवर रेगुलेशन, मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज जिसमें नवाचार रुकता था, स्वायत्तता सीमित होती थी, इसीलिए यह समाधान किया गया, लाइट बट टाइट। एनईपी 2020 का यह समाधान है ताकि स्वतंत्रता प्लस जवाबदेही। प्रश्न 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम FIUGP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पाठ्यक्रम छोटा करना, बी. शोध और बहुविषयक अवसर प्रदान करना, सी. केवल रोजगार प्रशिक्षण, डी. परीक्षा प्रणाली बढ़ाना। उत्तर बी. शोध और बहुविषयक अवसर प्रदान करना। FIUGP एनईपी 2020 के तहत शुरू किया गया ऐसा स्नातक कार्यक्रम है जिसमें 4 वर्षों की अवधि होती है, बहुप्रवेश और बहु निकास, मल्टीपल एंट्री एग्जिट की सुविधा होती है, बहुविषयक शिक्षा की सुविधा होती है, शोध उन्मुख दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जाता है। FIUGP का मुख्य उद्देश्य शोध के अवसर को बढ़ाना, बहुविषयक शिक्षा देना, वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना, लचीलापन और अकादमिक स्वतंत्रता रखना, ये सारा उनका उद्देश्य है। प्रश्न एग्जिट विथ सर्टिफिकेट सामान्यतः कितने क्रेडिट पर मिलता है? A 20, B 40, C 80, D 120। उत्तर B 40 क्रेडिट। इसे एनईपी 2020 की मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट और परीक्षा उन्मुख तरीके से समझते हैं कि एग्जिट विथ सर्टिफिकेट का अर्थ
एनईपी 2020 में स्नातक यूजी कार्यक्रमों के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत यदि कोई विद्यार्थी पहले वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। एग्जिट विथ सर्टिफिकेट सामान्यतः 40 क्रेडिट पर मिलता है। एक शैक्षणिक वर्ष इक्वल लगभग 40 क्रेडिट। 40 क्रेडिट पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक वर्ष 40 क्रेडिट सर्टिफिकेट, 2 वर्ष 80 डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3 वर्ष बैचलर डिग्री, 4 वर्ष बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। उच्च शिक्षा में माइक्रो क्रेडेंशियल कौशल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है? ए. पूर्ण डिग्री समाप्त करना, बी. छोटे कौशल आधारित प्रमाण पत्र देना, सी. केवल शोध डिग्री देना, डी. फीस बढ़ाना। बी. छोटे कौशल आधारित प्रमाण पत्र देना। कौशल प्रमाण पत्र का उद्देश्य, कौशल आधारित प्रमाण पत्र होता है, कम अवधि के होते हैं, किसी विशेष कौशल या तो क्षमता केंद्रित होता है, उद्योग एवं रोजगार की आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड माध्यम से ये किए जा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छोटे कौशल आधारित प्रमाण पत्र देता है। इनका उद्देश्य है विद्यार्थियों को त्वरित और उपयोगी कौशल प्रदान करना, नौकरी योग्यता बढ़ाना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना, डिग्री कार्यक्रमों के साथ पूरक सीखने का अवसर प्रदान करना। एनईपी 2020 और नई उच्च शिक्षा संरचना में कौशल आधारित शिक्षा जैसे कि लचीला सीखना, निरंतर अधिगम करना, ये सारी बातों पर जोर दिया गया है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए. ड्रॉप आउट बढ़ना, बी. शिक्षा में लचीलापन, सी. पाठ्यक्रम कठिन होना, डी. मूल्यांकन समाप्त होना, बी. शिक्षा में लचीलापन होना। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट यह व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ सकता है, कुछ समय बाद दोबारा प्रवेश कर सकता है। अब तक अर्जित क्रेडिट सुरक्षित रहते हैं। उपयुक्त अवधि पूरी करने पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त कर सकता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि शिक्षा में लचीलापन आता है। विद्यार्थी आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, कोई भी कारणों से यदि पढ़ाई रोककर बाद में बिना नुकसान आगे बढ़ सकता है और इसका एक मेन उद्देश्य है ड्रॉप आउट को रोकना। उच्च शिक्षा में इक्विटी का अर्थ है ए. सभी को समान शिक्षा, बी. जरूरत आधारित समर्थन के साथ समान अवसर, सी. केवल आरक्षण, डी. निजीकरण, बी. जरूरत आधारित समर्थन के साथ समान अवसर। इक्विटी का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को एक ऐसा नहीं बल्कि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देकर उन्हें समान अवसर प्रदान करना। मतलब कि एक जैसा नहीं, पर जितनी जिसकी जरूरत हो उतने अवसर प्रदान करना। यानी कि परिस्थिति और संसाधनों में अंतर को पहचानना, उस अंतर को समर्थन के माध्यम से कम या ज्यादा करना। सभी को समान साधन, जरूरत के अनुसार सहायता, एक जैसा व्यवहार, न्यायपूर्ण व्यवहार। अवसर समान दिखते हैं पर अवसर वास्तव में समान बनते हैं। अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ए. केवल यूजी शिक्षा, बी. उच्च गुणवत्ता का शोध और नवाचार, सी. केवल टीचिंग
डी डिस्टेंस एजुकेशन, बी उच्च गुणवत्ता का शोध नवाचार। वह रिसर्च जैसे कि अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता ये है कि उच्च गुणवत्ता का शोध और नवाचार, जैसे ऐसे विश्वविद्यालयों में कि जहाँ पर शोध प्रयोगशालाएं, अंतर विषयक अनुसंधान, शोध अनुदान, प्रोजेक्ट, नवाचार, स्टार्टअप और उद्योग सहयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रश्न, उच्च शिक्षा में क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट का लाभ क्या है? ए केवल लिखित परीक्षा, बी लर्नर वर्कलोड का संतुलन, सी सिलेबस कम करना, डी ग्रेडिंग समाप्त करना। उत्तर बी लर्नर वर्कलोड का संतुलन। क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट वह मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें हर पाठ्यक्रम कोर्स को क्रेडिट दिए जाते हैं। क्रेडिट का आधार होता है शिक्षण समय, अध्ययन प्रयास, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, परीक्षा आदि सब पर क्रेडिट दिए जाते हैं। यानी मूल्यांकन केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर नहीं रहता। इनके मुख्य लाभ, लर्नर वर्कलोड का संतुलन रहता है। प्रत्येक विषय के लिए पढ़ाई का समय, अभ्यास, मूल्यांकन स्पष्ट रूप से तय किया जाता है। इसमें छात्रों पर अत्यधिक बोझ नहीं पड़ता, पढ़ाई संतुलित और व्यवस्थित रहती है, सीखने की प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण होती है। इसीलिए इसके लाभ बहुत है। स्वदेश में अंतर्राष्ट्रीयकरण का आशय है ए विदेश पढ़ाई, बी कैंपस में वैश्विक प्रचार, सी केवल विदेशी, डी विदेशी फीस, बी कैंपस परिसर में वैश्विक प्रचार। स्वदेश में अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ है बिना विदेश गए अपने ही देश, अपने ही कैंपस में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करना। यह अवधारणा उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से विदेश नहीं जा सकते। इसकी विशेषता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विदेशी विद्यालयों के साथ कोलैबोरेटिव और विदेशी विशेषज्ञों के लेक्चर, ये सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। उच्च शिक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का फोकस किस पर होता है? ए सिलेबस कंप्लीशन, बी सीखने की गति, सी प्रदर्शनीय कौशल और दक्षता, डी परीक्षा अवधि। सी प्रदर्शनीय कौशल और दक्षता। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन वे शिक्षा प्रणाली है जिसमें फोकस इस पर नहीं होता है कि छात्र ने कितना समय पढ़ा, बल्कि इस पर होता है कि छात्र क्या कर सकता है, यानी आउटकम बेस्ड और स्किल बेस्ड एजुकेशन। इसका मुख्य फोकस प्रदर्शनीय कौशल और दक्षता पर रहता है, जिसमें स्किल और प्रदर्शित जो भी एक्टिविटी होती है उन सब का लेखा जोखा करना, समस्या समाधान करना, संप्रेषण कौशल देखना, तकनीकी दक्षता देखना, व्यवहारिक अनुप्रयोग करना, ये सब उनका मूल आधार है। तो मित्रों, आज आपने हायर एजुकेशन के ऐसे प्रश्न देखे जो परीक्षा में सीधे या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आपने आज का सेशन ध्यान से समझ लिया तो पेपर 1 में एक मजबूत बढ़त तय है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।